सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आज की मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, हम 15 मिनट लेट हैं क्योंकि मेरा जो लास्ट सेशन है वो एक्सटेंड हुआ। कुछ लास्ट में क्वेरीज रह गई थी कुछ, तो इस वजह से मुझे अपना लास्ट सेशन जो है वो इंक्रीज करना पड़ा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम आज बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट डे में। आज हम अपनी लास्ट क्लास में हैं। सो आई थिंक सो आज हम बहुत कुछ एडवांस शेयर करने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि हम लास्ट डे जो है काफी अच्छा कुछ सीख सकें। चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। शुड आई मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है नहीं आ रही, मुझे पहले कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। यस सर, आ रही है सर। आ बहुत रही बहुत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं, मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ टॉप 25 जो टिप्स हैं, आप अपने प्रपोजल राइटिंग को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सो हेयर वी गो। पहली 25 टिप्स मैं आपको शो आउट करने जाऊंगा, बताने जाऊंगा कि जिनसे आप अपनी प्रपोजल राइटिंग को काफी ज्यादा इफेक्टिवली सक्सेस दे सकेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आप को ना म्यूट कर लीजिए। तब तक सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अंश आरना फाउंडेशन, जी सर बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अंश आर्न फाउंडेशन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए सर। नहीं सर, गलती से टच हो गया। सर ऐसा मत कीजिए ना, वैसे ही हम क्लास में काफी समय से लेट है। चलिए जी, मैं एक काम करता हूं क्योंकि आज हमें जो है बार बार दिक्कत ना उठानी पड़े, इसलिए मैं मेरी टीम को जो है को होस्ट कर रहा हूं और बाकी सभी लोगों को जो है वापस फिर से वही हरकत सर प्लीज, और बाकी सभी लोगों को मैं जो है म्यूट कर दे रहा हूँ। राइट, मेरी टीम मुझे कंफर्म कर देगी कि वॉइस प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, यस सर, आ रहा है। थैंक यू। चलिए जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 25 ऐसे टिप्स की जो हमारी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स, सॉरी, हमारे प्रपोजल राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। हमने जो प्रपोजल राइटिंग सीखी है उसको सक्सेस की ओर ले जाने के लिए ये 25 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपने क्या सीखा वो सब कुछ नील एंड बाउंड हो जाता है अगर आपने इसमें से कोई भी टिप छोड़ दी या किसी भी एक बारीक चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया तो। राइट, शैल वी स्टार्ट। सबसे पहली चीज कि प्रोजेक्ट होता क्या है पता है ऑलरेडी। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स आप लेते हैं वो एक प्रोजेक्ट कहलाते हैं, जब उनको आप डॉक्यूमेंटेड रूप में जब आप रख देते हैं इनको। राइट, एक लॉजिकल प्रोग्रेशन और डिस्क्रिप्शन होता है इसमें, प्रॉब्लम को लेकर आप कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं उसका आपका इंटेंडेड प्लान होता है, एक्शन प्लान होता है आपका, और जो भी बजटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, वो सब कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर इनबिल्ट होता है। और ये जो है एक पर्टिकुलर डोनर एजेंसी या जो है एक फंडिंग एजेंसी को आप लोग सबमिट कर देते हैं। राइट, अब अगर वहां से हमें सपोर्ट मिल जाता है तो आप ये जो सोशल इंपैक्ट है उसको आप क्रिएट कर पाते हैं। क्लियर? लेकिन सामने वाली संबंधित एजेंसी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, उसके लिए क्या चीजें खास होती हैं, क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए, आज हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने आपको कई बार बताया है कि आपका ये जो प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस होता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है इसके हर एक स्टेज पर, एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। जब भी आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसकी हर एक स्टेज पर बारीकी से ध्यान देना है आपको। उससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की टिप्स पर हम डिस्कशन स्टार्ट करें, हम एक बार वापस फिर से एनालाइज कर लेते हैं प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस को। राइट,
चलिए जी, दो मेन स्टेजेस हमने सीखी थी, प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग, राइट। प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कंसीडर आपकी जो पूरी टीम है उसके साथ बैठ के आपको चर्चा करनी है, जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह है उनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है, गूगल सर्च आउट करना है, जो पहले काम हो चुके हैं उनसे संबंधित न्यूज एक्सट्रैक्ट वगैरह, ये सारी चीज आपको कर लेनी है ना। जो लोग जिनके लिए आप काम करने वाले हैं उनको भरोसे में लेना होता है कि हम हमारी संस्था ये काम करने जा रही है, ये हो जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब ये सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप प्रपोजल राइटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या हुआ, ठीक है। यहां पर काफी सारे प्रश्न आपको खुद से कर लेने हैं, उनके जवाब आपको खुद जो है नोट डाउन भी कर लेने हैं। द डोनर्स दैट यू विल बी अप्लाइंग टू, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने से पहले हमें यह तय कर लेना होता है कि हमें किन किन डोनर्स को ये अप्लाई करना है, राइट। दूसरा, क्या वो फंडिंग एजेंसी या वो डोनर एजेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एजेंसी सेट हो रही है, आपकी संस्था सेट हो रही है। तो आपको उस बात पर अपने आप से खुद से सवाल कर लेना है। कई बार जैसे सर ने कल कहा था कि भाई डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है क्या, प्रपोजल राइटिंग से पहले देख लीजिए कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। दादा इज द एक्सक्यूज में दादा। जी जी दादा थोड़ा वॉइस एको हो रहा है। कुछ केबल्स कनेक्शन लूज हो गए, देखो एक बार। आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई केबल कनेक्शन लूज है, सब कुछ सही है। सर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है आपको? थोड़ा डिस्टरबेंस ये हो रहा था दादा। नहीं प्रॉपर है सर, मेरे तो प्रॉपर आ रही है। सर उनके पास प्रॉपर आ रही है, दैट मीन्स कि शायद आपकी ओर से कहीं एंड पर दिक्कत नहीं होगी। दादा, वॉइस क्लियर आ रहा है, मतलब उतना क्लियरिटी, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। ओके, हाँ। लास्ट तक चल रहा है ना अभी? ठीक। अह, अगर आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे, यस लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके यहाँ भी दिक्कत आ रही है तो नो लिख दीजिए प्लीज। चैट बॉक्स से मुझे पता लग जाए सभी पार्टिसिपेंट्स का कि उन तक मेरी वॉइस प्रॉपरली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। से यस और नो, से यस और नो, से यस और नो। ग्रेट, चलिए सभी तक वॉइस प्रॉपरली पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू। डोनर एजेंसी कौन कौन सी हैं जिनके पास हमें आवेदन करना है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं प्रपोजल की एनिंग में जिनको हमें टैकल करना है। थर्ड, इस प्रपोजल राइटिंग एक्टिविटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे कई बार कहा जाता है जब भी आप क्लासेस लेते हैं ना, तो सिंगल ओरिएंटेड क्लास मत लीजिए, आपके साथ एक सपोर्टिव हैंड को जरूर रखिए कि अगर आपसे कोई चीज छूट जाए तो आपके सेकंड व्यक्ति को पता हो। इन केस आप किसी एक्टिविटी के अंदर खुद बिजी हैं या आप कहीं बाहर चले गए तो आपका प्रपोजल राइटिंग एक्ट रह जाएगा। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आपने अगर खुद सीखा है दैट इज सफिशियंट, लेकिन आपकी टीम में भी किसी को पता होना चाहिए। और इवन आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए थे प्रपोजल राइटिंग के अंदर, जो जो हम हेडिंग्स लेते हैं, वो सभी हेडिंग्स के लिए आप एक एक व्यक्ति को, जो आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिन्होंने हमारे साथ बैठकर जो है प्रपोजल राइटिंग सीखी है, उसे आप वन बाय वन एक एक पॉइंट आप उनको दे सकते हैं कि आप सब लोग लिखिए। तो वहां से आपके पास जो डाटा कलेक्ट होगा वो यूनिक डाटा होगा, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग होगी, सबने अपने अपने टूल्स यूज किए होंगे, सबने अपना अपना माइंड यूज किया होगा। तो वहां से जो आपके पास निकल के आएगा ना, वो बड़ी सॉलिड चीज निकल कर आएगी, रिफाइंड चीज निकल कर आएगी, है ना। तो सो ऑल विल बी इन्वॉल्व इन द प्रपोजल राइटिंग एक्टिविटी, ये आपको पहले से तय करना होता है। Most organizations completely miss out on project planning and ultimately fail in writing a good proposal, quality proposal. ये हकीकत है कि हम लोग प्लानिंग पर वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए हम एक अच्छा प्रपोजल कभी नहीं लिख पाते हैं। प्लानिंग के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं, सबसे पहले आपको कहाँ जमा करना है, क्योंकि उस पर होमवर्क करना जरूरी है। वो एजेंसी क्या करती है, किस टाइप के प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, उसने क्या क्या आपके एरिया में कर रखा है। क्योंकि जब आप डायरेक्टली किसी के पास जाते हैं और कहें जी फंड दे दो, वो गलत है। और एक हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि हमने आपके ये काम देखे, ये काम देखे, बड़े अच्छे काम है, ऐसा ही एक रिलेवेंट काम मेरे पास भी है सर, मेरी संस्था भी एक रिलेवेंट सोशल सेक्टर पे वर्क कर रही है, तो वो इंप्रेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। सेकेंडरी, हम बात करते हैं कि भाई उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्हें चाहिए 12 ATG CSR 1, अपने पास है कि नहीं है।
उन्हें चाहिए 4 साल 10 साल पुरानी संस्था, हम 1 साल पुराने। तो ये चीज पहले से हमें डिफाइन कर लेनी होती है, टैकल कर लेनी होती है, राइट। हम अपने प्रपोजल के अंदर अपने जो प्रपोजल हमारा टारगेट है, यानी कि उस प्रोजेक्ट पे हम काम करने के बाद क्या क्या चीजें हम प्राप्त करने वाले हैं, यानी किस रिजल्ट को हम लाने वाले हैं, वहां पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है जो हमें वहां पर टैकल करनी होगी, राइट। इसके बारे में भी, और साथ साथ प्रपोजल राइटिंग पर भी आप और आपकी टीम मिलकर काम करें, यह बहुत जरूरी होती है, ना कि सिंगल रूप से काम करना, क्योंकि अकेले व्यक्ति को उसकी गलतियां कभी नहीं दिखाई देती हैं, राइट। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो है फेल हो जाती हैं, उनका प्रपोजल पास नहीं हो पाता है, उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो लोग जो है प्रपोजल की प्लानिंग पर वर्क नहीं कर पाते हैं। इसको निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए जी, प्रपोजल राइटिंग। वंस यू आर थ्रू द प्रपोजल प्लानिंग फेज, जब आप अपना प्रपोजल प्लानिंग फेज को जब कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो हमारा एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है, वो होता है ड्राफ्टिंग का, प्रपोजल ड्राफ्टिंग का। अब हमें प्रपोजल ड्राफ्टिंग करनी कैसे है? जब हम कोई प्रपोजल ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, उस समय हमें डोनर्स की जो गाइडलाइन है उस पर भी ध्यान देना होता है, अपने प्रपोजल की फॉर्मेटिंग पर भी ध्यान देना होता है। वहां से हम हमारी जो है प्रपोजल की राइट टोन क्या रहेगा, जो प्रपोजल की हमारी राइटिंग जो सेटिंग्स हैं, यानी कि हमने मर्जिंग ठीक की है कि नहीं की है, हमने जो है फॉन्ट्स ठीक लिए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें, सारी सेटिंग्स पर हमें ध्यान देना होता है। और उसके बाद बजट भी डेवलप करना होता है, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन द बोथ स्टेप, दोनों स्टेप पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग प्रपोजल। आपको अगर स्ट्रॉन्ग प्रपोजल डेवलप करना है तो दोनों स्टेप पर हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। टू हेल्प यू राइट इफेक्टिव प्रपोजल्स, द गाइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने आज के सेशन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इस पूरे आप इस टॉपिक को कह सकते हैं कि भाई हमें इस पे कैसे ध्यान देना है। गिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। पार्ट 1 में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेना है, उनको पॉइंट्स दे देना है उन प्लानिंग फेज के लिए, ठीक है जी। जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग अपने पास पॉइंट आउट करते रहिए, लिखते रहिए। पॉइंट 2, डिटेल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द प्रपोजल्स। ये जो आपने पॉइंट आउट किए थे, जो डिटेल्स, उनको प्रपोजल राइटिंग के समय आपके सामने रखना होता है। यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं उस समय जो जो मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं, कोई नई चीजें आपके दिमाग में आई, कुछ लोगों ने सजेस्ट की, लोगों के व्यूज क्या रहे, जो भी लोगों ने सजेस्ट किया उसको लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। जब आप राइटिंग फेज पर आए तब उन सभी पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है प्रपोजल लिखते समय, है ना। और provides some of the reasons because of which proposals fails to get the desired fund। कुछ पॉइंट्स हमें वो भी नोट करने होते हैं जहां पर हमारा प्रपोजल फेल हो जाता है उस पर्टिकुलर डिजायर्ड फंड को प्राप्त करने में। इन तीनों पार्ट्स पर हम चर्चा करेंगे, तीनों पार्ट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, कैसे पॉइंट्स जो है हमें रिमेंबर करने होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो कैसे उसको इंपॉर्टेंस देनी होती है, कैसे उनको माइंड में रखना होता है प्रपोजल राइटिंग के समय, और क्या वो चीजें रहती हैं जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल फेल हो जाता है। इन तीनों पार्ट्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पार्ट 1, टिप्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के समय जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं उस समय कौन कौन सी टिप्स होती हैं जो आपको रिमेंबरिंग के लिए जरूरी होती हैं। वो टिप्स क्या हैं हमारी पार्ट 1 में हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट योर प्रोजेक्ट वुड सॉल्व। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर? while writing a project proposal it is important for you to identify the problem that you will address. There may be several problems। आप जब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाएंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी। जैसे हम कल बात कर रहे थे बच्चों से संबंधित, आई थिंक सो, एम आई राइट? कल हम बच्चों वाले प्रोजेक्ट पर थे ना? यस सर। राइट। तो आपने कहा था जी उनकी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी आएगी, वो जो है डिफरेंट डम भी हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं, वो सेवरल प्रॉब्लम्स हैं आपकी लोकेलिटी की, लेकिन आप सभी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसको आप एड्रेस करेंगे,
राइट, जिसको अपने प्रपोजल में लेकर चलेंगे। अब महिलाओं से संबंधित हम काम कर रहे हैं, महिलाओं को तो बीमारियां भी हो सकती है, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम काम कर रहे थे किसके लिए? हम उनके लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें उन्हें बिजनेस कैसे लगवाना है, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनको कौन सा काम खुलवाना है, हमें उसको एड्रेस करना है, ना कि उनकी बाकी की प्रॉब्लम्स को। पति पीटता है, दारू पी के आता है, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है, राइट। तो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर फोकस करना होगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू प्रिवेंट इन योर प्रोजेक्ट साइट and accordingly finalize the strategy you would adopt to solve the issue। और उसके हिसाब से ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है लगानी होती है, स्ट्रेटेजी अपनी बनानी होती है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सेकंड, आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज। कुछ सवाल खुद से करने होते हैं, ये आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे आपकी फंडिंग एजेंसी को, या आइडेंटिफाइंग द डोनर एजेंसीज। डोनर एजेंसीज को फाइंड करने के लिए बड़े छोटी छोटी टिप्स हैं ये, जो आपको बड़ा हेल्प करेंगे। विच डोनर एजेंसीज आर एक्टिवली फंडिंग इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज फंड कर रही हैं, ये सर्च आउट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, डज द डोनर एजेंसी फंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योर्स। क्या आपकी जैसी संस्थाओं को भी फंडिंग, वो पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी फंड प्रोवाइड करती है? इस पर हमें एनालाइज करना, होमवर्क करना है। डू यू क्वालिफाई फॉर सबमिटिंग ए प्रपोजल टू दैट पर्टिकुलर एजेंसी। आप उस पर्टिकुलर एजेंसी के पास अपना प्रपोजल सबमिट करने के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ अप्लाइंग। उनकी क्या कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं? अगर है तो उसके हिसाब से आपको प्रपोजल की प्लानिंग करनी है। डू यू हैव ए सफिशिएंट टाइम टू सबमिट द प्रपोजल। क्या आपके पास प्रपोजल सबमिट करने का सफिशिएंट टाइम है कि नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि हम लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, राइट। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट करवा देती है। तो इन सभी चीजों पर हमें वर्क करना है। ये आपको बड़ा हेल्प करेगी एक पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को आइडेंटिफाई करने में, राइट। द बेस्ट वे टू लोकेट डोनर्स इज टू कंडक्ट एन इंटरनेट सर्च। आपको सबसे बेटर जो ऑप्शन होता है वो होता है इंटरनेट सर्चिंग। आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज योर डोनर डाटाबेस टू आइडेंटिफाई सुटेबल डोनर्स फॉर योर सबमिटिंग द प्रपोजल्स। आप अपने डोनर डाटाबेस को भी सर्च कर सकते हैं, पहले से आपने जो फंडिंग्स ले रखी है तो वहां से भी आप जो है मोस्ट रिलेवेंट जो है डाटा आप डोनर्स का निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेप यू आर मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई 4 to 5 डोनर्स। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एक डोनर या एक फंडिंग एजेंसी के बेस पर हमें नहीं रहना है। कोशिश करनी है कि हम अपनी प्रपोजल के लिए, हम अपनी प्रपोजल एप्लीकेशन के लिए हम कम से कम 4 से 5 डोनर्स को आइडेंटिफाई कर चुके हों और उनके पास हम अपना 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 प्रपोजल जो है डेफिनेटली सबमिट करेंगे, राइट। यहां तक अगर सभी को कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए फटाफट। चलिए, क्लियर, CLEAR, क्लियर। फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए, क्लियर लिख दीजिए। वेरी गुड, ऑसम, ग्रेट। चलिए जी, नो व्हाट द डोनर इज लुकिंग फॉर। ये बड़ी गहरी चीज होती है, ये आपको मिलेगी उसकी गाइडलाइन के अंदर। उसको ध्यान से पढ़ना होता है। जब भी देखिए, मैंने आपको जो प्रपोजल राइटिंग सिखाई वो मैंने सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं सिखाई है, ऑनलाइन ग्रांट प्रपोजल के लिए भी सिखाई है, जो कॉल अपॉन्स आते हैं उनके लिए भी सिखाई है, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जो लागू किए जाते हैं उनके लिए भी सिखाई गई है प्रपोजल राइटिंग आपको। तो वहां पर जहां जहां गाइडलाइंस लागू होती है तो फंडिंग एजेंसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, ये काम जरूर करना है। और मोस्टली एजेंसीज, ध्यान रखिएगा, मैंने आज तक जितने बैच लिए हैं उनके अंदर 90% लोग ये काम छोड़ देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने जितने आज तक बैच लिए हैं वो लोग 90% ये काम छोड़ देते हैं। इसलिए वो बाद में भी कहते हैं कि सर हमने आपसे सीखा तो, लेकिन अब भी हमारा कोई प्रपोजल पास नहीं हो पा रहा है। जबकि मैंने आज तक जो प्रपोजल लिखे हैं दूसरे लोगों के लिए उनका सक्सेस रेट 90% प्लस है, क्योंकि मैं बिना गाइडलाइन पढ़े कोई काम नहीं करता। ये छोटा सा अंतर है आपके होमवर्क में और मेरे होमवर्क में। अगर आप भी उस होमवर्क को, उस पैटर्न को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी।
मैंने बताया ना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन स्किप कर जाती हैं इस इंपॉर्टेंट स्टेप को, क्योंकि उनका ध्यान रहता है सिर्फ प्रपोजल सबमिट करने पर। तो क्लियरली जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, बजटरी इंफॉर्मेशन क्या है, पेज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने, ये सारी चीजों को आपको बारीकी से वहां पर पढ़ लेना है। कुछ इनिशियल रूप पर अपने आप से अपने एंड पर आपको जो है ना डोनर के बैकग्राउंड रिसर्च पर भी वर्क करना होता है। तो इससे हमें डोनर को समझने में आसानी मिल जाती है। कुछ उसके जो पिछले प्रोजेक्ट्स उन्होंने कर रखे हैं, सिर्फ गाइडलाइन पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उनके पहले के प्रोजेक्ट क्या हैं, किसको फंडेड किए गए हैं, कितने प्रोजेक्ट फंडेड किए गए हैं, कितने लोगों को सपोर्ट किया, किस प्रकार की वो एजेंसी थी, क्या उन्होंने कर रखा था, क्या वो कर रहे हैं मार्केट में, ये सारी चीजों पर एक रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है प्रपोजल लिखना। हमने हालांकि प्रपोजल राइटिंग सीख लिया, राइटिंग एक दिन का काम है, लेकिन उसके पीछे तैयारी बहुत लंबी होती है। राइट, ध्यान रखिएगा। Once you are through with the background research, you can start working on your proposal. जब आप अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लें तो आप प्रपोजल राइटिंग स्टार्ट कीजिए। राइट, चलिए जी। ऑर्गेनाइज ए गुड वर्किंग टीम। इसके लिए आपके पास एक बेहतरीन वर्किंग टीम होनी चाहिए। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। खुद पर ज्यादा बर्डन मत डालिए। रिसर्च भी आप कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी आप जा रहे हैं, फंडिंग एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, ठीक है जी, क्या क्या स्टेप उठाने उस पर भी आप काम कर रहे हैं, प्रपोजल भी आप खुद लिख रहे हैं, जमा करने भी आप जा रहे हैं, एजेंसी से रिप्लाई आ गया, फीडबैक आ गया, उस पर भी आप खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा पता लगे प्रोजेक्ट मिल गया तो काम ही खुद कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं। वो चीजें नहीं करनी है। राइट, अगर हम प्रपोजल राइटिंग के एंटायर प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर खुद पर बर्डन नहीं डालना है। आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को अपनी टीम के अंदर बांट दीजिए, अपने एक्सपर्टीज के अंदर बांट दीजिए, उनसे काम करवाइए। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर एनजीओ, ऑर्गेनाइज ए टीम विद क्लियरली डिफाइंड ड्यूटीज। आपकी एनजीओ के साइज के हिसाब से अपनी एक टीम डिसाइड कीजिए और उनकी पर्टिकुलर ड्यूटीज आप लगा दीजिए। उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर दीजिए, उनकी टाइमलाइन तय कर दीजिए, भाई इतने समय मुझे इतना काम चाहिए। और याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है, एक प्रपोजल के सक्सेस के पीछे 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं। मैं लिटरली जो है बाद में मैं इस बात में डिस्कस करूंगा आपसे। मैं जब इस सेशन को पूरा कर लूं, यानी कि जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है, ये स्क्रीन जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मेरी टीम से ही मेरा निवेदन, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर वो 5 स्टेप, वो जो 5 मेन कॉज होते हैं ना, वो जरूर बता दीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट के पास होने या फेल होने के पीछे 5 मुख्य कारण क्या होते हैं, ये मैं जरूर बता के जाऊंगा आपको। द टीम मेंबर शुड प्रोसेस गुड राइटिंग स्किल्स अलॉन्ग विद द साउंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट। आपकी टीम के पास अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, साउंड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। सारी चीजें उनके पास वेल एंड गुड होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए अच्छा प्रपोजल, या आपके जो आपने सेक्शंस उनको डिवाइड किया उस सेक्शन पर बढ़िया तरीके से तभी वो काम कर पाएंगे। चलिए जी, रीड विनिंग प्रपोजल्स। जो प्रपोजल्स पास हो चुके हैं, जिन जिन लोगों के प्रोजेक्ट पास हो गए, कोशिश कीजिए वो प्रोजेक्ट पाने का। राइट, ये यूजुअली आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जब आप कोई प्रपोजल लिख रहे हो तो आप उससे पहले जो उस टाइप के प्रपोजल्स हैं जो पहले पास हो चुके हैं ना, उनको एक बार आप रीड आउट कीजिए। इससे आपको उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने में आसानी मिलेगी कि आपको अपना प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन करना है। क्योंकि मैंने बताया ना कि एक प्रपोजल को 27 तरीकों से लिखा जा सकता है। 27 जो है रूपों से आप उनको लिख सकते हैं। उनका स्ट्रक्चरिंग जो डिजाइन होता है ना, वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा जब आप किसी विनिंग प्रपोजल को देख चुके होंगे, एंड विल गिव यू इनसाइट इनटू द टर्मिनोलॉजी। उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, फॉर्मेट क्या है, लैंग्वेज क्या प्रेफर कर रखी है डोनर के द्वारा, ये सारी चीज आपको वहां से समझ में आ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको जरूर करना चाहिए। राइट, पार्ट 2। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार प्लीज क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, से क्लियर। ग्रेट। अब प्रपोजल राइटिंग फेज में हमें कौन कौन से टिप्स रिमेंबर करने होते हैं, उसमें पहला टिप क्या है, जब प्रोजेक्ट का टाइटल आप कैप्चर कर रहे हो तो
एसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट उसमें दिखनी चाहिए. व्हाइल डिसाइडिंग ऑन ए प्रोजेक्ट टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, मेक श्योर द टाइटल इज अपीलिंग एंड प्रोवाइड्स द रीडर विद ए जनरल आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था. व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सारी चीज उसमें दिख जानी चाहिए. राइट. स्ट्रक्चर द प्रपोजल प्रॉपरली. आपको जो प्रपोजल राइटिंग बताई गई है उसके हिसाब से ही आपको जो है जो टेम्पलेट या फॉर्मेट बताए गए उसी फॉर्मेट में आपको जो है अपना प्रपोजल टाइप करना होता है. अगर फंडिंग एजेंसी के द्वारा कोई प्रपोजल आपको टेम्पलेट या फॉर्मेट दिया गया तो उसके हिसाब से आपको सबमिट करना है. राइट. स्टैंडर्ड प्रपोजल फॉर्मेट मैंने आपको दिए हैं ऑलरेडी, सिखाए हैं मैंने आपको. ब्रिंग इन इनोवेशन आइडियाज एंड एलिमेंट्स इन द प्रोजेक्ट. आपकी प्रोजेक्ट के अंदर इनोवेटिव आइडियाज लेकर आइए या इनोवेटिव एलिमेंट्स लेकर आइए. कुछ नया क्रिएटिव करने का प्रयास कीजिए. देखिए ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं. आप अपने क्षेत्र के पशु पक्षियों के लिए सकोरे लगाना चाहते हैं या उनके लिए पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं. ये एक जनरल आइडिया है, जनरल प्रोजेक्ट है. इसके अंदर इनोवेटिव क्या रहा कि आपने उस प्रपोजल को किस हिसाब से डिजाइन किया कि आपने लोगों को जो है अपने भरोसे में लिया कि उनकी छत का पानी एक जगह एक पाइप से निकलना चाहिए, और जिस पॉइंट पर वो पानी धरती पर आ रहा है वहां पर आपने एक जो है इस टाइप का खोर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, वैसे जो पशुओं के लिए हम बनाते हैं, नेक्स्ट. नहीं घोंसला नहीं सर, पानी पीने के लिए पोखर. राइट. तो पोखर जो हमने बनाई वो हम जनरली बना के और पोखर या इस टाइप की चीजें बनाकर हम जगह जगह लगा सकते थे, लेकिन इनोवेटिव हमने क्या किया कि जो पानी हमारा वेस्ट होने वाला था हमने उसको संचय कर दिया पशुओं के पीने के लिए, साफ पानी को. राइट. हमने छतों के पानी को एक जगह कलेक्ट कर दिया. हमने इसी प्रकार से मान लीजिए कोई और आइडिया हमने, मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेकर आइए, कहने का मतलब. तो इनोवेशन आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए. कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके अंदर होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर जो इनोवेटिव हो. ठीक है. कुछ डिफरेंट हो आपके पास. कोई टेक्नोलॉजी आपने एक्सेप्ट की हो. तो नो वॉइस. सर वॉइस आ रही मेरी प्रॉपरली? आ रहा है. पूरी पूरी वॉइस आ रही है सर, क्लियर. ठीक है सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्या रहेगा? राइट द एग्जीक्यूटिव समरी इन क्लियर. जो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी है, यानी कि प्रपोजल को जो मैंने बताया था आपको, जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको समराइज ठीक ढंग से कीजिए. क्लियर है? उसको आप ठीक ढंग से समराइज करेंगे. हेलो, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? यस सर. ओके. उनको आपको ढंग से समराइज करना होता है, जो जो पॉइंट जिस वे में आपको बताए गए हैं, है ना. टू सेटअप द राइट टोन. अगर राइट टोन आपको सेटअप करनी है तो उसके लिए वाई, हाउ एंड व्हाट, ये अपने आप से जरूर पूछ लीजिए. क्यों, कैसे, क्या, कब. तो यहां से आपको ना एक वे मिल जाएगा. जैसे हमने आपको टॉपिक्स तो बहुत सारे दिए थे आपको. प्रपोजल का जो है प्रोजेक्ट का जो है इंटरफेस लिखना होता है, प्रॉब्लम प्रीफेस लिखनी होती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, आउटकम्स लिखने होते हैं. लेकिन इस पॉइंट को कहां पर डालना है इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा, WH फैमिली से. क्या करने जा रहे हैं, क्यों जरूरत है उसकी, उससे क्या होगा, है ना, कैसे होगा, कब होगा, है ना. तो आपको ये चीज पता लगे. आपने प्रपोजल के अंदर सबसे पहले अपना वो लगा दिया उठाकर, क्या, बजट शीट. नहीं, जिस वे में आपको बताया गया उस वे में आपको चलना है. ठीक है. सीक्वेंस हमेशा याद रखना है आपको. सीक्वेंस ऑलरेडी आपको लिखवाए गए हैं, लगभग उसी सीक्वेंस में आपका प्रपोजल चलना चाहिए. बी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. जब भी आप अपना प्रपोजल लिखें तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होकर चलना है, टू द पॉइंट बात करनी है. अनर्गल बातों को या सिर्फ पेजों को बढ़ाने के लिए अनर्गल चीजों को मत लेके आइएगा.
कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करेगा। मैं अगर आपको यही चीजें बड़े लंबे उसमें बताता, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस टॉपिक को समझने के लिए करीबन जो है 3-3 साल के कोर्स भी होते हैं। अगर मैं 3 साल तक पढ़ाई करवाता तो शायद आपके लिए मुश्किल होता। हमने बड़े 5 से 7 10 दिनों में हमने ये चीज सीख ली। आने वाले 10 दिन की जो क्लासेस हैं वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगी, वहां और भी ज्यादा हम एडवांस फीचर्स में वर्क करेंगे, यानी कि सारी चीजें बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक जो है टेक्निकल वे में जाएंगी, मैकेनिज्म में जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को ना कन्वर्ट करना होता है। तो स्पेसिफिक टू द पॉइंट रहना है हमें, ओवरबर्डन नहीं करना है ज्यादा पेजेस डालकर, ठीक है, और सामने वाले को बोर नहीं करना है फालतू की डिटेल्स डालकर। क्लियर है? रिलेवेंट एग्जाम्पल डालने हैं, रिलेवेंट केस स्टडी डालनी है। फालतू का एग्जाम्पल, फालतू की केस स्टडी नहीं डालनी है। रिलेवेंट आपके प्रपोजल्स जो आप दिखाते हैं कि भाई हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, वो रिलेवेंट होनी चाहिए, राइट? ये चीज बहुत जरूरी है। व्हेन राइटिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, डोंट ब्रैग अबाउट योर अचीवमेंट्स। आपको जब आप अपना प्रपोजल राइट कर रहे हो ना, आपकी अचीवमेंट्स को डालना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपका एक विश्वास तय होता है कि भाई ये आपकी अचीवमेंट्स है, पहले आप बहुत कुछ कर चुके हैं, डोनर का विश्वास बढ़ता है आप पर। यूज डाटा एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट योर केस। आपके केसों को सपोर्ट करने के लिए, जिस प्रॉब्लम प्रीफेस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए डाटा का यूज कीजिए, फैक्ट्स का यूज कीजिए। जैसे कि न्यूज जो निकलती हैं, जो फैक्ट्स निकलते हैं, डाटा इससे संबंधित गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उन सभी चीजों का यूज कीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम को जो है ना सपोर्ट मिले। रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, इन सभी चीजों को आप उसमें समावेशित कीजिए। द गोल शुड क्लियरली इंडिकेट द पर्पज ऑफ योर प्रपोजल। आपके गोल के अंदर आपका पर्पज ऑफ प्रपोजल भी इंडिकेट होना चाहिए। टारगेट बेनिफिशियरी क्या है, स्पेसिफिक एक्सपेक्ट्स क्या है प्रोजेक्ट के, ये सारी चीज आपके गोल्स से आनी चाहिए, राइट? कीप ओनली द वन गोल फॉर द प्रपोजल। हमेशा अपने प्रपोजल के लिए एक सिंगल गोल रखिए। ऐसा ना हो कि आप जो है फंडिंग एजेंसी को पेनिट्रेट कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो कि हम ये भी अचीव कर लेंगे वो भी अचीव कर लेंगे। एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए आपका। आपका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट बताया था ना मैंने आपको, स्पेसिफिक, मेयरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड, है ना? अटेनेबल या अचीवेबल, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करते हैं। हमने आपको अचीवेबल बताया था। ऐसा गोल जो, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आप अचीव भी कर सकें। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े स्मार्ट होने चाहिए। क्लियरली डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी दैट यू विल फॉलो टू अचीव द डिजायर्ड गोल। आपकी जो मेथोडोलॉजी रहेगी ना, वो कंप्लीट रूप से आपको डिस्क्राइब करनी है, क्लियर रूप से डिस्क्राइब करनी है कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर रहे हैं। आप कितनी वर्कशॉप करेंगे, फलाने टॉपिक पर कितनी ट्रेनिंग्स क्लास होंगी, ये कितने पीरियड तक चलेंगी, ये बड़ा क्लियर रूप से हमें डिस्क्राइब करनी होती है अपनी मेथोडोलॉजी आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए, राइट? अवॉइड यूजिंग जर्गन्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज। क्या होता है, जैसे मैंने आपको एआई टूल्स बताया, एआई टूल्स क्या करते हैं, ये आपके जो कंटेंट है उसके अंदर ना अननेसेसरी या टेक्निकल काफी सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आ जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूं जर्गन, ये जो वर्ड है ये क्या है? ये अपने आप में एक जो है जर्गन वर्ड है या जर्गन लैंग्वेज है या जर्गन जो है टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है? इसकी जगह मैं अगर कोई सिंपल वर्ड यूज करता तो वो शायद आसान होता इस बात को समझने के लिए। हम कॉम्पैक्ट लैंग्वेज का यूज ना करें, हम बड़े सिंपल वर्ड्स में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें, यह बहुत जरूरी होता है। कोशिश कीजिए आप बड़ी सिंपल भाषा में अपना प्रपोजल लिखें, रादर देन एक्सपेक्टिंग सम टेक्निकल लैंग्वेज और जार्गन वर्ड्स, है ना? हम टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन वर्ड्स को यूज करने से अच्छा है हम सिंपल भाषा में अपने प्रपोजल को लिखें, जो कि सामने वाले के लिए भी पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो। चार्ट का यूज करना है, फ्लो डायग्राम्स का यूज करना है, इंफॉर्मेटिव ग्राफ्स अगर आप बनाना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग बार बार जो उसमें टेबल्स बना रहे थे, चार्ट्स बना रहे थे, है ना? हमने एक चार्ट नीचे लास्ट में बनाना बताया आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आपके प्रपोजल को ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है? फॉलो द स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो आपको बताई गई हैं,
कि भाई टाइटल इतने वर्ड्स का होना चाहिए, है ना, या पर्टिकुलर जो है गाइडलाइंस में भी डोनर की उसमें बताया गया होता है भाई इतने नंबर ऑफ पेजेस में आपका प्रपोजल होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, लाइन स्पेस ये यूज करना है। हमने भी आपको बताया कि जनरली हम कौन से फॉन्ट्स यूज करते हैं, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, है ना। उन सभी चीजों का बारीकी से ध्यान रखना है। उसकी गलती कर गए आप तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गलती कर गए आप। क्लियर है। फॉर्मेट द प्रपोजल प्रॉपरली। आपका जो प्रपोजल का फॉर्मेट होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से हो, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, पैराग्राफ जो है नीटली डिजाइन होने चाहिए, अलाइन, जैसे अलाइन सेंटर करना होता है हमें या अलाइन लेफ्ट करना है, ये चीज आपको बड़े ध्यान से उसमें देखनी है। टेक्स्ट हमारे जो है रीडेबल होने चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिंग होनी चाहिए लाइनों के बीच में, है ना। और जितने भी फॉन्ट आपने एंटायर टेक्स्ट जो यूज किया है पूरे प्रपोजल के अंदर वो सिंगल फॉन्ट में होना चाहिए। मैंने आपको दो फॉन्ट्स बताए हैं, कौन कौन से, चैट बॉक्स में आ जाइए फटाफट, कौन कौन से बताए मैंने प्रपोज फॉन्ट्स आपको। कौन कौन से फॉन्ट्स बताए थे आपको भाई? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन, राइट। ये डिपेंड करता है, देखिए आप कितने एक्टिव हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने एरियल और टाइम्स न्यू रोमन दोनों को मिक्स कर दें आप, नहीं। अगर आप टाइम्स न्यू रोमन को यूज करें तो टाइम्स न्यू रोमन यूज कीजिए, अगर आप एरियल यूज करें तो एरियल को यूज कीजिए, दोनों को मिक्स मत करना अपने प्रपोजल के अंदर। क्लियर है। जैसा कि अभी सर ने कल भी बताया था, जब आप कोई प्रपोजल लिखते हैं, सर ने कहा भी यादव जी को आप शेयर कर लिया कीजिए, दिखा लिया कीजिए। ऐसे ही देखिए मैं सबके प्रपोजल नहीं देख सकता, शायद उतना समय ना हो, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपने और आपकी टीम ने मिलकर जो है प्रपोजल राइटिंग सीखी हुई है तो आप उन्हें दे सकते हैं अपने कलीग्स को कि भाई आप इस प्रपोजल पे रिव्यू दीजिए अपने, है ना। क्या आपके रिव्यूज हैं, हमने ठीक क्या चीज लिखी है, क्या सजेशन है, क्या करेक्शंस हैं, वो सारी चीज आपको सजेस्ट करेंगे। इससे आपके प्रपोजल की क्वालिटी डेवलप होगी, राइट। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं, अननेसेसरी डिटेल्स अगर आपने कोई डाल रखी है तो वो एक दूसरे से आपको सजेशन जब आप लेंगे तो आपका पूरा प्रपोजल जो है वो एरर फ्री हो जाता है, राइट। अगर अब आपने गलती तो कर दी, क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति का हो रहा था, हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। हम चाहते तो जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं हम अपने साथ 4 या 5 अपनी पूरी टीम को बिठा सकते थे, कोई बात नहीं, वीडियोज आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहां पर उनको दे सकते हैं कि भाई अब आप यहाँ पर वीडियोज देख देख के ना सीखिए प्रपोजल राइटिंग। डेली एक वीडियो, जिस दिन से हम स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग टॉपिक उठा लीजिए, वहां से उनको वीडियो शेयर कर दीजिए अपनी टीम को, भाई ये वीडियो देखो और प्रपोजल राइटिंग सीखो, मुझे आपके साथ मिलकर फिर आगे काम भी करने हैं लंबे, है ना। तो वो भी एक तरीका है। अदर क्लासेस जो स्टार्ट हो रही हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्लासेस में आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई है, आपको टीम को भी सीखना चाहिए था और उनको आप सिखाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में आप उनको जो है एज ए स्टूडेंट आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आंसर ऑल द क्वेश्चंस या सेक्शंस मेंशन इन द प्रपोजल टेम्पलेट। प्रपोजल टेम्पलेट जब आपको मिलता है, देखिए प्रपोजल टेम्पलेट जब फंडिंग एजेंसी से आपको मिला हो ना तो कोशिश कीजिए कि आप उसके सभी प्रश्नों या सभी सेक्शंस को जरूर आप आंसर कीजिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी सेक्शन छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आपके प्रपोजल्स। इसलिए वहां पर जितने भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए सबका जवाब देना कंपलसरी होता है जब पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से आपको कोई फॉर्मेट मिलता है तो, ठीक है। अवॉइड प्लेगरिज्म। बी श्योर दैट द प्रपोजल इज एडिटेड प्रॉपरली एंड हैज बीन चेक्ड फॉर प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? जब आप कोई प्रपोजल लिखते हैं, ठीक है, आपने वहां पर हेडिंग डाली है, आपने पैराग्राफ का टाइटल डाला है, कई बार क्या होता है हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स भी होती हैं, है ना। काफी बार हम कोट्स को यूज करते हैं, तो जब हम कोट्स यूज करते हैं, कोट्स क्या होता है, जैसे हमने कोई बात कही है, कोई कहावत या कोई मुहावरा इस टाइप की कोई चीज है, तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में डालते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपके प्रपोजल में देखने के लिए। आपके प्रपोजल के अंदर आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, है ना, आपने जब हेडिंग स्टार्ट की तो आपने एंटर लगाया कि नहीं लगाया, उसके बाद आपका जो एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके बाद स्पेसिंग, जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है वो अलग चीज होती है ना।
तो वो चीज आपने देखी है नहीं देखी, उस पर भी बड़ा ध्यान देना होता है। और ऐसे एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं, गूगल पे आप इनको सर्च आउट भी कर सकते हैं, जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर या गूगल ग्रामर्स भी होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। डिजाइन द बजट विद आउटमोस्ट केयर। अपने बजट को बहुत ध्यान से बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रपोजल में बजट लिखते हैं तो अपने मर्जी से कुछ नहीं डालना है। एक्चुअल मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर चीज का, उस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ सामने वाली फंडिंग एजेंसी कितना देने तक एग्रीड है, उस चीज पर भी ध्यान रखना। कई बार कई प्रपोजल में दिखा होता है भाई हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का ये शुल्क देंगे, अब पता लगे आप 80,000 वाला प्रपोजल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर तय कर रहे हैं। काफी सारे प्रपोजल्स के अंदर मैंने देखा लोग कैमरे का चार्ज ही जो है, जो फोटो और जो आपने डाटाबेस तैयार किया फोटो वीडियोस का, उसके लिए 80,000 रुपए कैमरा वाले को पे कर रहे हैं। गलत है बिल्कुल। तो आपकी एक्टिविटीज और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट का बजट तय करना होता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये आपकी कंपेयर होती है किससे? नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज से। पता लगे आप नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 200 दिखा रहे हो और प्रोजेक्ट आपका 200 करोड़ का, यानी कि एक व्यक्ति पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, क्या फंडिंग एजेंसी उसको पास करेगी? नेवर। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज के हिसाब से आपका जो है बजट तय होना चाहिए। क्लियर है? प्रपोजल अब फेल क्यों होते हैं, वो वहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दीजिए फटाफट चैट बॉक्स में, फिर हम बात करते हैं प्रपोजल फेल्स क्यों होते हैं। अगर वहां तक के कंसेप्ट क्लियर थे तो क्लियर लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। अब हम बात करेंगे प्रपोजल क्या फेलिंग का कारण क्या होता है, फेल क्यों हो जाते हैं हमारे प्रपोजल्स। ये दिक्कत तो सबके साथ रहती है ना। आप लोगों ने बहुत सारी जगह जो है प्रपोजल्स लगाए होंगे, जवाब जवाब ही नहीं आया, रिजेक्ट हो गया। भाई जवाब नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया तो रिजेक्ट होना ही हो गया ना, उसको तो रिजेक्ट होना कहते हैं। उसका कारण क्या है? चलिए जी, बहुत सारे एनजीओ ना सालाना बहुत सारे प्रपोजल डेवलप करते हैं, और कुछ ही उसमें से सिलेक्ट हो जाते हैं जिनको फंडिंग मिल पाती है। दिस ब्रिंग्स अस टू एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ व्हाई ऑर्गेनाइजेशन फेल इन राइटिंग गुड प्रपोजल्स। संस्थाएं अच्छा प्रपोजल लिखने में फेल क्यों हो जाती हैं, है ना? क्योंकि हम बहुत सारे प्रपोजल लिखते हैं, पास नहीं होते, बहुत ही कम पास होते हैं। कारण क्या है कि हमने अच्छा प्रपोजल नहीं लिखा। There are several reasons of why some proposals are unable to convince donors to support their cause. Some of them and most commonly occurring reasons are presented below. मैं आपके साथ ना वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि प्रपोजल के पास या फेल होने के पीछे 5 मुख्य कारण होते हैं, लेकिन उन 5 मुख्य कारणों में एक जो स्पेशल है वो है प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो मैं सिर्फ यहां पर प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात कर रहा हूं कि आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या कमियां होती है जिसकी वजह से आपका प्रपोजल फेल होता है। वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, मैं सारे कारण बताऊंगा। मैंने आपको बताया इस स्क्रीन के खत्म होने के बाद मैं मेन वो 5 कारण बताऊंगा जिस पर आपका प्रपोजल डिपेंडेंट होता है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें कि हमारे प्रपोजल में क्या कमी होती है जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल फेल होता है। पहला, नॉन एडरेंस टू गाइडलाइंस। मोस्टली डोनर्स की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं प्रपोजल सबमिटिंग की। प्रोजेक्ट थीम होती है, किस थीम पर उन्हें प्रोजेक्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और पर्टिकुलर डेडलाइंस होती है। हम इन्हें इग्नोर कर जाते हैं और इस वजह से हमारा प्रपोजल फेल हो जाता है। पहली चीज समझ में आ गई, क्लियर आपको, कि हम गाइडलाइंस नहीं पढ़ते। हम अपने प्रपोजल के अंदर फैक्ट्स को ढंग से नहीं डाल पाते हैं, डाटा सफिशिएंट नहीं दे पाते। डाटा कौन सा? रिसर्च डाटा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्रपोजल में आपका रिसर्च डाटा नहीं है तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने कुछ भी मन में आया लिख के भेज दिया, आपने रिसर्च किस पे करी है? मैंने बताया ना, रिसर्च हर जगह करनी होती है, डोनर पे भी करनी होती है कि कौन कौन से प्रपोजल्स वो आपके क्षेत्र के अंदर सिमिलर प्रोजेक्ट्स वो फाइनेंस कर रहा है, क्या क्या वो परिवर्तन लेके आया हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो और आपका जो लेवल है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि उनको फंड किया वो आपको फंड करेगी कि नहीं करेगी, आप उनसे कम हैं, ऊपर हैं, बेहतर हैं, क्या है, ये सारी चीज देखी जाती है ना।
एक अपीलिंग स्टोरी होती है, लेकिन अगर उसमें फैक्ट्स नहीं है आपकी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, तो डोनर का अटेंशन नहीं मिलेगा। आपका प्रपोजल किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा 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 होता जाएगा, ऐसा ऐसा होता जाएगा। ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप फंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ लिखना पर्याप्त नहीं होता है, उसके अंदर फैक्ट्स और डाटा की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये बात जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने रिसर्च नहीं की है, आपके पास रिसर्च डाटा नहीं है, तो याद रखिए आपका प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। बहुत सारे एनजीओज अपना प्रपोजल लिख देते हैं, लेकिन वो अपील नहीं कर पाते किसकी, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने की। प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना नहीं आता आपको ढंग से, टारगेट बेनिफिशरीज आप ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या एक्टिविटीज को आप ढंग से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रपोजल फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उस पर्टिकुलर एजेंसी से सपोर्ट क्यों चाहते हैं? डाटा आपके पास है, प्रोजेक्ट आपने लिख लिया, ऑब्जेक्टिव्स आपने लिख लिए, एक्टिविटीज आपने बता दी, लेकिन आपने दो चार डोनर या फंडिंग एजेंसी साथ में दिखा रखी है कि आप अकेले, देखिए हमने बताया था ना कि एक पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी पर टारगेट नहीं करना होता है, सामने वाले फंडिंग लगे सारा बर्डन उसने हमारे ऊपर डाल दिया, लेकिन आपके साथ वो चार लोग तो हैं फंडिंग देने वाले, लेकिन पांचवे की भी जरूरत आपको क्यों है? आप उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से सपोर्ट क्यों चाहते हैं, ये डिफाइन करना भी बहुत जरूरी है, तभी आप उसके अट्रैक्शन को गेन कर पाएंगे। अगर आपका प्रॉपर विजन या अनरियलिस्टिक गोल नहीं है, तो आप डोनर के अटेंशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? हालांकि मेरे पास बहुत सारे डोनर्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे आपके भी सपोर्ट की जरूरत है। राइट? हमने उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जो हमारे साथ हैं, और जिसको हम भेज रहे हैं हमने उसकी भी गुणवत्ता उसको बता दी कि आपका साथ क्यों जरूरी है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका सपोर्ट हमें मिला तो हम इस प्रोजेक्ट को इस लेवल तक जा सकते हैं। हम अपनी एग्जिस्टिंग फंडिंग एजेंसी या एग्जिस्टिंग सपोर्ट के साथ उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जिस लेवल तक हम आपके सपोर्ट के साथ पहुंच सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड एरर्स, आपके प्रपोजल की प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कई बार जब हमारे पास ना कॉल अपॉन आ जाती है, या जो है पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी से हमारे पास किसी प्रकार की जो है इंटीमेशन आ जाती है, फिर वहां पर हमसे गलती कहाँ होती है, या तो हम उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। ये आता है जवाब देने के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। जवाब से पहले, यानी कि जब आपने सिर्फ प्रपोजल सबमिट किया था, तो आपने प्रपोजल को ना एक प्रस्ताव की तरह लिख दिया, सिर्फ जैसे हम कोई जो है प्रस्ताव लिख रहे हो। नहीं, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। आपका प्रपोजल जो है ना अट्रैक्टिव लगना चाहिए। मैंने जितनी बार आपके साथ प्रपोजल लिखा, वो पूरा प्रेजेंटेशन कहलाएगी, क्योंकि मैं एक क्लास के अंदर था। लेकिन जैसा हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो टीम है जिन्होंने लिख के हमें भेजे, उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है शेड का यूज किया, पेज कलर का यूज किया, है ना, उसमें टाइटल्स के लिए अलग उन्होंने कलर यूज किया, है ना, चार्ट जब उन्होंने बनाया या फिर उन्होंने कोई टेबल बनाई तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए। तो ये होती है आपकी सॉलिड प्रेजेंटेशन। तो उस प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। एरर्स, एरर्स तो वही होते हैं आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो ये एरर्स भी नहीं होने चाहिए आपके। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक पर बहुत ध्यान देना होता है और प्रेजेंटेशन पर हमें ध्यान देना होता है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा प्रोजेक्ट फेलियर में चला जाएगा। इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग प्लान, अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर
इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग प्लान की कमी है तो प्रपोजल फेल हो जाएगा। डेडलाइन के बाद सबमिट करेंगे तो भी फेल हो जाएगा। जो डोनर एजेंसी का पर्टिकुलर मिशन है, अगर उससे अनमैच्ड आपने उनको प्रपोजल भेजा हुआ है तो भी फेल हो जाएगा। फंडिंग एजेंसी काम कर रही है हेल्थ सेक्टर पे, हम उसको प्रोजेक्ट भेज रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पर, फेल हो जाएगा। राइट। अगर आपने प्रपोजल को पूरा नहीं लिखा, जैसे लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं लगाया, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाया, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं लगाया, आपने जो है इंडेक्स नहीं लगाया उसके अंदर, ऐसी छोटी छोटी कमियां जो हम कर जाते, डॉक्यूमेंटेशन में हमने गलती कर दी, हम ऑडिट लगाना छोड़ गए, सीएसआर भूल गए, हम फंडिंग एजेंसी सीएसआर एजेंसी को सबमिट कर रहे हैं, सीएसआर ही नहीं है उसके अंदर, हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एटीजी नहीं है उसके अंदर, तो फेल हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट प्रपोजल या डॉक्यूमेंटेशन भी जो है कारण होता है। हमने जो जो गाइडलाइन सीखी हैं भाई, हमने उसके अंदर माइलस्टोन्स नहीं डाले, है ना, हमने उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो मिनिमम थी, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये हम छोड़ गए, एक्टिविटी प्लान छोड़ गए, तो ऑब्वियस सी बात है प्रपोजल फेल हो जाएगा। तो अगर आपका प्रपोजल इनकम्प्लीट है या आपके डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है तो आपका प्रपोजल फेल हो जाता है। टिप्स फॉर प्लानिंग ऑफ प्रपोजल्स, मैं अब आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसको आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए। ये ध्यान दीजिए कि डोनर क्या चाहता है। गुड टीम वर्क स्थापित कीजिए, यानी कि अपनी टीम के साथ काम कीजिए और विनिंग प्रपोजल्स को पहले पढ़ लीजिए। क्लियर है। अब राइटिंग की बात करते हैं, समराइज कर रहा हूं मैं जो जो चीजें हमने सीखी अभी तक। प्रोजेक्ट टाइटल एसेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें WH फैमिली होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल पर्टिकुलर होना चाहिए। इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने उसके अंदर। एग्जीक्यूटिव समरी क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिक और टू द पॉइंट हमें प्रपोजल लिखना है। रिलेवेंट एग्जाम्पल या केस स्टडीज उसके अंदर जरूर डालने हैं। राइटिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप लिखते हैं तो फालतू की चीजों को डालने से बचना है और अपनी अचीवमेंट को डालना मत भूलिए, है ना। डाटा और फैक्ट्स का यूज जरूर कीजिए अपने सपोर्ट केस के अंदर। राइट। गोल हमारे क्लियरली इंडिकेटेड होने चाहिए। पर्पस ऑफ द प्रपोजल हमारा क्लियरली इंडिकेटेड होना चाहिए। अपने जो गोल है उसको डिफाइन रखिए, पर्टिकुलर गोल रखिए अपने प्रपोजल का। आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। क्लियरली डिस्क्राइब द मेथोलॉजी, आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। आप डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मेथोलॉजी आपकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपको जो टफ लैंग्वेज है उसको यूज नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए। चार्ट, फ्लो या डायग्राम्स को यूज कीजिए, ग्राफ्स को यूज कीजिए। स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करना है, चाहे वो डोनर एजेंसी की हो, फंडिंग एजेंसी की हो, या फिर जो प्रपोजल गाइडलाइन आपको बताई गई है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है ना। फॉर्मेट पर्टिकुलर रूप से करना है आपके प्रपोजल को। ये नहीं हो कि आपकी लाइन इधर उधर जा रही है, यानी कि जो हम बताते हैं कि इनको आप फॉर्मेटिंग ढंग से कीजिए। आपकी सारी लाइन एक जगह से स्टार्ट हो रही है, एक जगह पर खत्म हो रही है। अगर कोई चीज आपको मिडल में चलानी है तो आप उसको जो है अलाइन सेंटर करते हैं ना, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, किस चीज को कहां लेके जाना उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपके कलीग से एक बार प्रपोजल को रिव्यू करवा लीजिए, उस पर रिवाइज करवा लीजिए उसको, और उनसे उनके जो रिव्यूज हैं वो नोट करवा लीजिए, कोई गलतियां उनको करेक्ट करवा लीजिए। ठीक है। प्रपोजल टेम्पलेट जो आपको बताए गए थे उसके हिसाब से सारे प्रश्नों को एक बार अपने सारे सेक्शंस को आप चेक कर लीजिए कि जो जो सेक्शन मैंने आपको बताए थे, टाइमलाइन, आपका बजट, आपके माइलस्टोन्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम प्रीफेस, है ना, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें वहां है कि नहीं है ना। प्लेगरिज्म को अवॉइड कीजिए, यानी कि वही आप समय से प्रपोजल सबमिट नहीं कर रहे हैं, या आप जो है बहुत सारी चीजें गलत करते जा रहे हैं। आपने इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया, आपने स्पेसिंग का ढंग से यूज किया, आपके पैराग्राफ का पता नहीं लग रहा कहां से शुरू हो रहा है, आपका ये नहीं पता लगा कि मेन हेडलाइन कौन सी है, उसके बाद सब पॉइंट्स कौन से हैं। तो अगर आपका मेन कोई हेडलाइन है तो वो अलग होनी चाहिए, आपके सब सेक्शंस हैं तो वो अलग से डिफाइन होने चाहिए। राइट। डिजाइन द बजट विद आउटमोस्ट केयर, आपके बजट को बहुत ध्यान से तैयार कीजिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आई थिंक सो, सॉरी, प्रपोजल जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए समय से पहले, जब आपके पास किसी प्रोजेक्ट का आपको पता लगता है ना, तो आपको समय से पहले स्टार्ट कर देना उसको,
जिससे कि आपको एडिटिंग, रिवाइजिंग, रिव्यू और फाइनल सबमिशन का समय आपके पास पर्याप्त बच जाए। अपना प्रपोजल समय से लिखिए और उसको सबमिट कर दीजिए। इफ सबमिटिंग द प्रपोजल बाय मेल, मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आर नेम्ड प्रॉपरली। कई बार क्या होता है, हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं ना, तो हम स्कैन 001 डॉक्यूमेंट 002 003, नहीं, ऐसा नहीं। अगर जो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है तो आप उसको लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने पैन को स्कैन किया तो पैन, है ना। आपने ऑडिट रिपोर्ट की है तो ऑडिट। अगर आपने ऑडिट अलग अलग किए तो ऑडिट 19-20, ऑडिट 20-21, ऑडिट 21-22, राइट। इस हिसाब से उसकी नेमिंग करनी है ना। और उनको एक जिप फोल्डर में डाल दीजिए और कवर लेटर के साथ सेंड कर दीजिए। अगर फंडिंग एजेंसी को हार्ड कॉपी भेजनी है, उनको एक टाइमली मैनर में भेजना है, जो कि समय से वो उसके पास पहुंच जाए। ये ना हो कि लास्ट डेट पे आप भेज रहे हैं, अरे अभी तो 2 दिन बचे हुए, पहुंच जाएगा मेरा कोरियर, पता लगे कोरियर टाइम से नहीं पहुंचा। कम से कम 7 दिन का समय आपके पास होना चाहिए डेडलाइन, और आप जिस दिन पोस्ट कर रहे हैं डेडलाइन से कम 7 दिन पहले भेजना है। किसी भी मेथड से आप भेज रहे हो, कम से कम 7 दिन पहले। प्रॉपरली फाइल्ड होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशंस, है ना। और जो आप एनवलप यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो पर्टिकुलर रूप से अगर प्रिंटेड है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके प्रपोजल की ना एक्सेप्टेंस को बढ़ा देगा, ना कि उसको डस्टबिन में जाने देगा, है ना। अगर आप ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं तो सबमिट बटन पर जरूर क्लिक कर देना भैया। पता लगे आप प्रपोजल तो पूरा लिख गए, लेकिन सबमिट का बटन दबाना भूल गए तो दादा प्रपोजल जाएगा कैसे और पास कैसे होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ये सेशन कंप्लीट किया। इस सेशन के बाद मैंने आपको बताया था कि हम 5 मुख्य फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके प्रपोजल के पास होने या फेल होने के मुख्य कारण होते हैं। हमारी चलिए जी, आपके वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा। अब 5 मुख्य कारण होते हैं आपके प्रपोजल के पास और फेल होने के। ये पांचों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आई थिंक सो, एम आई विजिबल टू यू। सबसे पहला सबसे पहला जो होता है ना, वो होते हैं आपके एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो आपका प्रपोजल फेल हो जाएगा। क्लियर है? पहला क्या हुआ? एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सेकेंडरी, सेकेंडरी चीज क्या होती है? हमारी संस्था की कैपिटल वर्थ, यानी कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में वैल्यूज क्या हैं, इस पर डिपेंड होता है आपका प्रोजेक्ट पास होना या फेल होना। डॉक्यूमेंटेशन लिखते जाइए फटाफट। पहला पॉइंट क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेशन, कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं, कंप्लीट हैं या नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? हमारी कैपिटल वर्थ। आपकी कैपिटल वर्थ क्या कहती है? आपने प्रपोजल लगाया 50 लाख का और आज तक आपकी ऑडिट पिछले 3 साल की कहती है कि आप 5 लाख से कभी ऊपर नहीं गए। बात को समझना। आपकी प्रपोजल जो प्रोजेक्ट है वो कहता है कि हमें 50 लाख की ग्रांट चाहिए, और पिछले 3 सालों में आपने 1 साल की आईटीआर है 3 लाख की, दूसरी है 5 लाख की, और तीसरी है 6 लाख की। 3, 5 और 6 कितना हुआ भैया? 6, 5, 11 और 3, 14। आपने पिछले 3 साल में 14 लाख का काम नहीं किया और आप 50 लाख के लिए किसी पे भरोसा जीत सकते हो आप किसी का? नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें? मान लीजिए मेरे पास 3 ऑडिट हैं, 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। तो मेरा प्रपोजल कितने का होगा? 15 का, 10 का या 5 का? नहीं। वहां पर आप क्या निकालेंगे? मीन। मीन मतलब माध्यम। माध्यम कैसे निकालते हैं? तीनों को एड ऑन कीजिए। 15 और 10 कितना हुआ? 25।
और 25 और 5 बचा हुआ कितना हुआ? 30, राइट। 15 और 10 25 और 5 30। अब 30 को 3 साल की है नहीं आपकी, 3 साल की है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 10, राइट। तो प्रपोजल आपका 10 से ऊपर का सबमिट मत करना कभी भी। ये बड़ी गहरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो कोई नहीं बताएगा। और लोग आपको झूठे प्रलोभन दे देते हैं, 50 लाख का प्रोजेक्ट मिल रहा है, 5,000 रुपए फीस है प्रपोजल लिखने की, आप दे दीजिए हम सबमिट करवा देंगे, पास होने की गारंटी। और ऐसे छलावों पर, ऐसे फेक चीजों पर कभी नहीं जाना है। अगर आपने खुद गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ा तो आप किसी भी फंडिंग एजेंसी, किसी भी सॉरी फंडिंग कह रहा हूं मैं, किसी भी कंसल्टेंट के ऐड पर मोहित होकर अपना पैसा नहीं गवाएंगे। आज ही सर शायद मुझे बता रहे थे, किसी का ऐड बता रहे थे सर मुझे कि भाई एक कंसल्टेंट ने ऐड डाला है रोड सेफ्टी वाले प्रोजेक्ट का, लेकिन उसमें उसने जीएसटी ऐड ऑन नहीं कर रखा था। लेकिन हमें ये चीज कैसे पता लगी कि वो नौसिखिया है? ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम? नौसिखिया, है ना। नौसिखिया का मतलब अज्जल गगली छलकल जाए, थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिया, किसी का कोई प्रपोजल का टेम्पलेट मिल गया होगा उसको, उसने अपनी कंसल्टेंसी खोल ली, भाई प्रपोजल लिख के सबमिट करवा सकता हूं, 5,000 रुपए 10,000 रुपए दे दो। और हम लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गाइडलाइन नहीं पढ़ी। अगर हम उसके भेजे हुए प्रपोजल को देखें, उसके भेजे हुए डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को देखें, तो हमारे पास सब कुछ है। हम फटाक से तैयार हो जाएंगे, लो सर 5,000 रुपए लगा दो, हमारा 5 लाख का प्रपोजल रोड सेफ्टी का। अरे भैया, अगर आपने गाइडलाइन पढ़ी होती तो पता होता है कि उसके अंदर जीएसटी भी चाहिए, और अगर हमारे पास जीएसटी नहीं है तो हम वी आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेम, राइट। जरूरी है ना। तो एक चीज आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप प्रपोजल की गाइडलाइन, प्रोजेक्ट की गाइडलाइन पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए आप बहुत कुछ सीख गए। आप एटलीस्ट अपने आप को ठगने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहां पर 2 पॉइंट सीख चुके थे। क्या? पहला, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। दूसरा, हमारा कैपिटल वर्थ जरूरी है, कि हमारा कैपिटल वर्थ क्या है, राइट। तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है भाई एक प्रपोजल के लिए, जिसके बेसिस पर हमारा प्रोजेक्ट पास और फेल होता है? क्या हो सकता है भाई? वट एवर द एक्टिविटीज और वट एवर द प्रोग्राम्स यू हैव डन इन पास्ट। क्लियर है? एक्टिविटी प्रोफाइल, राइट। लेकिन सिर्फ एक्टिविटी प्रोफाइल नहीं, एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर मेन चीज क्या है? एक्टिविटी प्रोफाइल तो हमने डॉक्यूमेंटेशन में लगाया था, वो तो डॉक्यूमेंट का पार्ट हो गया ना। आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, नोट करते जाइएगा। प्रीवियस एक्टिविटीज क्या है? सिमिलर एक्टिविटीज, सिमिलर वर्ड मत भूलिएगा। सिमिलर एक्टिविटीज क्या है, प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या है, और आपकी संस्था पहले कितने प्रोग्राम कर चुकी है या कितने प्रोजेक्ट कर चुकी है, प्रोजेक्ट्स डन इन पास्ट। ये बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार सर हमारी संस्था तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि हम जब भी कोई प्रपोजल लगाएंगे तो हमारा तो फेल ही होना है, क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट तो करा ही नहीं ना। जब तक करेंगे तब तक एक्सपीरियंस कहां से आएगा, राइट, है ना। बात ये भी जरूरी है, याद रखिएगा। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इन बातों से शुरू से अवेयर है। और आपने जैसा कि लास्ट ईयर 2000 अगर मैं 20 की बात करता हूं तो हमने उस समय भी निकाला था स्मॉल फंडिंग्स या स्मॉल ग्रांट्स फॉर एनजीओज, जहां पर एक छोटे से अमाउंट के साथ हम आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स दे रहे थे, छोटे छोटे ग्रांट्स दे रहे थे, चाहे वो 5,000 की हो, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 50,000 की हो। लोग सोचते 5,000, 10,000 या 50,000 की ग्रांट से क्या मतलब है। अरे भैया, जब आप किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हो तो प्रपोजल का बजट कितना होता है? 2 लाख का ही तो होता है ना, राइट। 2 लाख का होता है ना।
क्या पूरा 2 लाख मिलता है? नहीं ना। जितना आपने खर्च किया है, तो हो सकता है आपका बजट 50 लाख का हो, 50,000 का हो, 1.5 लाख का हो, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट हुआ, महिला आयोग हुआ, ये क्या करते हैं ये पर्टिकुलर एक वेबिनार या एक पर्टिकुलर सेमिनार कंडक्ट करने के लिए आपको ग्रांट देती है, और उसकी वैल्यू 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होती है। तो क्या हम उसको प्रपोजल या उसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे? अगर महासंघ आपको कह रहा है कि भाई आपको एक वर्कशॉप करवानी है आपके यहां पर, और उस वर्कशॉप के लिए महासंघ आपको 50,000 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए देगा, ये भी तो एक ग्रांट है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक लेटर मिलता है ना। लेटर ऑफ सैंक्शन एंड लेटर ऑफ कंप्लीशन। लेटर ऑफ सैंक्शन मिलता है जब आपने अपना आवेदन भेजा, महासंघ ने उसको स्वीकार किया, महासंघ ने कहा था भाई हम आपको 25,000 रुपए देंगे। आपको पता है कि मैं यार वर्कशॉप कराऊंगा या मैं कोई मीटिंग कराऊंगा, उसमें मेरा 50,000 खर्च हो जाएगा। बात ये नहीं है कि महासंघ से 25,000 मिल रहा है, बात यह है कि ये 25,000 जो बचा हुआ, जो आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, ये कल भी आपको खर्च करना था, क्योंकि संस्था जिंदा रखनी है, प्रोग्राम तो आपको करना ही था। लेकिन अगर इस पे 25,000 का सहारा भी महासंघ लगा रहा है, तो ये पर्याप्त है, क्योंकि पूरा बर्डन आपकी जेब पर नहीं आया। लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलता है, लेटर ऑफ अप्रूवल मिलता है, कि महासंघ ने आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है, जिसके लिए, इस काम के लिए, इस वर्कशॉप के लिए आपको 25 लाख की ग्रांट दी जाएगी, 50,000 की ग्रांट दी जाएगी, 25,000 रुपए की ग्रांट दी जाएगी, 5,000 रुपए की ग्रांट दी जाएगी। और जिस दिन वो प्रोग्राम कंडक्ट हो चुका होता है, उस दिन आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलता है, जो कि आपके प्रोफाइल में बड़ा मजबूती प्रदान करता है। पता है आपको ये बात? इसीलिए महासंघ काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करता है, कभी जो है सखी के प्रोजेक्ट के रूप में, कभी किसी और रूप में, वट जो भी है। क्योंकि मैं यहां पर किसी चीज का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पास्ट में आप क्या कुछ खो चुके हैं और प्रेजेंट में आप क्या कुछ खोते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि यही चीज आपके एक्सपीरियंस में लिखी जाएंगी, और अगर आपका एक्सपीरियंस फ्रेशर है, तो आप समझ सकते हैं प्रपोजल फिर पास होगा या फेल होगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट यह कहता है कि आप 50 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के, या 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या आपके पास ऑन टिप्स 50 लोगों का भी स्टाफ है? ध्यान दीजिएगा, प्रपोजल के अंदर हम अपने, एक आपने कई बार देखा होगा, कई लोग प्रपोजल में ना अपना एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसमें वो दिखाता है प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी, ऑनर, उसके बाद 7 मेंबर्स, है ना। उसके बाद सेक्शंस बढ़ते जाते हैं, एक चार्ट टाइप का वो यूज करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, फिर इतने हमारे वॉलेंटियर्स हैं। आप वहां पर वॉलेंटियर दिखा रहे हैं 10, प्रपोजल में 10 रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, आपने वहां ठीक लिखा, लेकिन जो आप ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम देते हैं, उसके अंदर आप 50 लोगों का स्टाफ नहीं दिखा पा रहे हैं अपने पास। समझना बात को। डोनर बड़ा चालाक होता है सर। अगर आप उसकी जेब से पैसा निकालने के लिए अपने प्रपोजल के अंदर झूठ लिख सकते हैं, तो साफ यकीन कीजिए कि वो अपनी जेब से पैसा देने से पहले आपके बारे में रिसर्च करेगा, राइट। तो वो कहां जाएगा? आपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए होंगे अपनी एनजीओ के बारे में, या वेबसाइट दी होगी, है ना, वेबसाइट डिफाइन की होगी कहीं ना कहीं, आपकी संस्था सोशल मीडिया पर होगी। अगर सोशल मीडिया पर वेबसाइट आपने नहीं डाली, कोई बात नहीं, आपने सोशल मीडिया अकाउंट डाला हुआ है, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपका एक प्रोग्राम दिख रहा है, जिसमें आप 5, 7, 10 लोग खड़े हुए हैं एनजीओ की टी शर्ट पहनकर, यानी कि एनजीओ मेंबर के रूप में। आपके हर एक प्रोग्राम में उतने ही लोग दिख रहे हैं बस। उसको पता लग जाएगा कि आपने जो अपने पास नंबर ऑफ जो वॉलंटियर्स दिखा रखा है 500, वो झूठ दिखा रखा है। आपके पास नंबर ऑफ वॉलंटियर्स उतने नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में 500 की भीड़ दिखी नहीं रही कहीं भी। बात समझ गए? अगर आपने अपनी वेबसाइट डाली हुई है, उस वेबसाइट पे हमारा एक गैलरी का कॉलम होता है। उस गैलरी में हमारी फोटोज क्या व्यक्त कर रही हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस गैलरी के अंदर हमारी फोटोज क्या व्यक्त कर रही है बहुत जरूरी होता है। वहां पता लग जाएगा कि आपके प्रोग्राम में आप ही वो क्या नाम है सकोरे बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करते दिखाई दे रहे हैं, आपके अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं आपके पास, राइट। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट चेहरों को प्राथमिकता देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने देखिए, आपको पैसा लेना है, ये आपकी प्रायोरिटी बनती है कि आप डोनर के बारे में रिसर्च करें। लेकिन साहब जिसको पैसा देना है ना, वो आपकी कुंडली खंगाल के बैठता है, राइट। गलत तो नहीं। और इस कुंडली के अंदर एक चीज और भी आती है। यहां सिर्फ हम मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। चौथा पॉइंट क्या है? मेंबर्स या वॉलेंटियर्स ऑब्लिक एक चीज और भी होती है, एक चीज और भी होती है। वो क्या होती पता है आपको? आपका सिविल स्कोर। आपके संस्थान में, आपकी संस्था, सोसाइटी या ट्रस्ट में 7 मेंबर हैं। आपने क्या होता है, आपके उसमें ना सभी व्यक्तियों का पैन नंबर लिखा होता है। यहां नहीं लिखा तो दर्पण आईडी में लिखा होगा, राइट। आपके एमओयू में लिखा होता है, आपके बायलॉज में लिखा होता है लास्ट पेज पे कि किस व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर क्या है, राइट। लिखा होता है ना। डोनर आपको डोनेशन देने से पहले आपका सिविल चेक करता है, वेदर आर यू ए डिफॉल्टर फ्रॉम एनी फंडिंग एजेंसी और नॉट। आपने स्कूटर का लोन ले रखा था, किस्त नहीं भर रखी, क्या डोनर आप पे भरोसा करेगा अपने 50 करोड़ के लिए? जब आपने एक 50,000 रुपए की स्कूटी की किस्त बाउंस कर रखी है, आपका सिविल स्कोर डाउन है वहां पर, ठीक है, तो क्या डोनर अपने 50 लाख के लिए आपका और आपकी टीम का भरोसा करेगा? नहीं ना। ऐसे ही ये सिर्फ आप पे लागू नहीं होती है, आपने जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स दिखाए होते हैं अपने साथ में, उन पे भी लागू हो जाती है। पता लगे चोर चोर मोसेरे भाई, आप तो साहूकार हैं लेकिन आपने जिसको रिप्रेजेंट किया वो चोर है। समझ गए खेल को? ये खेल बड़ा टफ है। मैंने क्या कहा, एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भले ही गाइडलाइंस को पढ़ना भूल जाए, छोड़ दे, भले ही रिसर्च ना करे, लेकिन एक फंडिंग एजेंसी आपके ऊपर पूरा रिसर्च करती है साहब, क्योंकि उसे अपना पैसा देना होता है। वो आपके बालों में से खाल निकालने की सोचता है, वो आपके बारे में पूरा रिसर्च करेगा। आप कहां जुड़े हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध हैं, आप महासंघ जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर महासंघ चोर है तो बिल्कुल उसकी छाप आप पे भी लागू होगी। बात को समझिएगा। आप किस प्रकार के लोगों को फॉलो अप करते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा जब हम गूगल पे कपड़ों के बारे में ज्यादा सर्च करते हैं तो हमारे पास ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाता है हमारे एड्स में, राइट। दिखाता है ना। और हम जो भी सर्च कर रहे थे मार्केट के हिसाब से वो हमें वही चीजें हमारा जो है गूगल वो दिखाता है। ऐसे ही आपने क्या सर्च किया वो भी डोनर को पता लगता है। कैसे पता लगता है बताऊं? दिखाऊं लाइव? दिखाऊं लाइव? चलिए, मैं आपके साथ एक चीज और नई शेयर कर रहा हूं। शायद आपको इस बारे में इल्म ना हो, शायद इस बारे में आपको अंदाजा ना हो, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज जरूर शेयर करूंगा। शेयर द स्क्रीन हो चुका हमारा भाई, क्या बात है। डेस्कटॉप कहाँ गया? हाँ ठीक है, चलिए जी, मैं यहां पर आ गया हूं और सॉरी, मैं चलता हूं डेस्कटॉप पर। ये कौन सा है हमारा? द एनजीओ गुरु चैनल, ठीक है, राइट। मैं एनालिसिस पे चलता हूं, मैं ऑडियंस पर जाता हूं। देखिए, मेरी जो ऑडियंस है, यानी कि आप लोग मेरी जो वीडियोस देखते हैं, ये और क्या क्या देखते हैं।
वट योर ऑडियंस वॉचेस, मेरी ऑडियंस क्या देख रही है, राइट? क्लियर है? मेरी ऑडियंस और क्या क्या देखती है ये मुझे यहां पता लगता है। अगर यहां पर सारे के सारे लोग जो है मूवी चैनल देख रहे होते तो मुझे यहां पर मूवी चैनल दिखाई दे रहा होता, राइट? तो आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, आपके डोनर को इसके बारे में भी पता है। तो आपके गूगल सर्च इंजन पर गलत चीजें कभी सर्च मत कीजिएगा। आइडियाज टू शॉर्टकट जनरेट टू अर्न प्रॉफिट इन शॉर्टकट कभी सर्च मत कीजिएगा। ऐसे किसी भी लोगों, ऐसे किसी भी व्यक्तियों की वीडियोस मत देखिएगा जो शॉर्टकट में आपको प्रोजेक्ट लेना बताते हो, जो सेटिंग्स करना बताते हो, राइट? गंदी साइटें कभी सर्च मत करना। आपके डोनर को पता लग जाएगा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपके फेसबुक, आपके या यूट्यूब प्रोफाइल या कहीं भी जाएगा ना, तो उसे बहुत कुछ मिल जाएगा आपके बारे में। ऐसे ही आपके टीममेट्स में से अगर आपके दो डायरेक्टर हैं संस्था के अंदर और दोनों में से किसी एक डायरेक्टर का सिविल स्कोर डाउन है, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा साहब। अगर उसने कहीं से लोन लेके खा रखा है, भर नहीं रखा, तो सिर्फ उनको सब पता है। तो ऐसे में आपकी जो टीममेट्स होने चाहिए वो साफ छवि के लोग होने चाहिए, और उनका कभी भी सिविल स्कोर डाउन ना हो, इस बात को भी आपको एनालाइज करना होगा एज ए टीम वर्क। जब आप अपनी संस्था को संभालते हैं तो बहुत सारी चीजों की जिम्मेवारी आपकी खुद की होती है। इसके लिए मैं नहीं आऊंगा या इसके लिए कोई आपको अलग से नहीं सिखाएगा। आपको अपने ऑफिस का बिल भरना है तो भरना है, नहीं तो मकान मालिक खाली करवा लेगा। अब ये चीज मुझे मेरे बताने की चीज थोड़े है ना? तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जाते हैं। वहां पर आप क्या पोस्ट करते हैं, ये चीजें भी डोनर देखता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने कभी शेयर लाइक तो सीखा ही नहीं। हमने कभी शेयर लाइक नहीं सीखा। आप कभी महासंघ के पेज पर जाइएगा, आपको वहां पर टाटा ट्रस्ट वालों की पोस्ट भी मिलेगी। आपको वहां पर जो है जो जो फंडिंग एजेंसी उनकी भी एक आधी पोस्ट मिल जाएगी। क्योंकि जब वो फंडिंग एजेंसी, वो एचसीएल वेचसीएल जो भी है, जो मेरे पास, अगर कभी मैं उनके पास प्रपोजल लगाऊंगा ना, अगर वो मेरे प्रोफाइल पेज पर आएंगे तो उन्हें पता लगेगा यार ये तो हमारे बारे में शेयर करता है, हम कब कौन सा मीटिंग कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे बारे में शेयर करता है अपने फेसबुक पेज पर। ये बड़ा इंपैक्ट डालती है सामने वाली फंडिंग एजेंसी पर, राइट? आप क्या अच्छी चीज शेयर कर रहे हैं, आप वहां पर पता लगे शायरियां शेयर कर रहे हैं, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, है ना? तो भैया फिर तो मिल गया प्रपोजल आपको। आप अपने व्हाट्सएप नंबर जो आपने वहां पर दिया हुआ है आपके प्रपोजल के अंदर, उसके प्रोफाइल पे आप क्या लगा रहे हैं, आज हमारा दिल टूट गया, है ना, आज वो मुझसे बिछड़ गई, फलाना ढिमका, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटोज लगा रहे हैं, रबिश। अगर आप अपने प्रपोजल में दिए गए नंबर्स के ऊपर ये सारी चीजें आप यूज करते हैं तो भी आपका प्रपोजल रिजेक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि डोनर आपको सीरियसली नहीं लेगा। बिकॉज ए सीरियस बिजनेस मस्ट हैव हिज ब्रांड लोगो। देखिए, यहां पर दो चीजें होती हैं। मेरे प्रोफाइल पर अगर मेरी फोटो लगी हुई है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एनजीओ गुरु या महासंघ या माधव एनजीओ कंसल्टेंसी को नहीं जानते, वो मेरे ब्रांड, फेस ब्रांड से जानते हैं। यादव जी से काम है, हमें यादव जी से करवाना, दैट्स इट, राइट? अगर मैंने किसी को फ्रेंचाइजी दे रखी है और वो अगर अपनी डीपी पर जो है अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लगा के बैठा हुआ है, फालतू की चीजें लगाकर बैठा है, तो ये मेरे ब्रांड को खत्म करती है, खराब करती है। उसे क्या लगाना है, उसके लिए कंपलसरी है वो मेरा ब्रांड लोगो लगाएगा द एनजीओ गुरु का। मेरे लिए कंपलसरी नहीं बनता, क्योंकि मेरा फेस मेरी ब्रांड वैल्यू है, राइट? हो जाता है कई बार ऐसा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरा फेस मेरी ब्रांड वैल्यू नहीं बनी हुई है, तो मैं अपना क्या यूज करूंगा, मेरा ब्रांड लोगो, राइट? जैसे आपने अगर मेरे नंबर पर कभी देखा हो तो या तो मेरे महासंघ के डीपी लगी होगी, या माधव जन कल्याण मेरे खुद के एनजीओ की लगी होगी, या फिर मेरा महासंघ का लोगो, सॉरी एनजीओ गुरु का लोगो लगा मिला होगा। आज तक आपने शायद मेरे फेसबुक प्रोफाइल या मेरे, सॉरी, व्हाट्सएप स्टेटस पर कभी भी आपने मेरी मेरी वाइफ की फोटो या मेरे मेरे बच्चे की फोटो नहीं देखी होंगी। एम आई राइट? कोई स्पेशल ओकेशन हो,
तो भले ही आपने कोई फोटो देखी हो, लेकिन वो भी सिर्फ मर्यादा में, वो भी सिर्फ मर्यादा में, शायद कभी किसी ने देखी हो। ये बहुत मायने रखती है छोटी छोटी चीजें, जिसकी वजह से आपके प्रपोजल्स जो है रिजेक्ट होते हैं। राइट? चार चीजें क्लियर हो गई आपको? चार चीजें क्लियर हो गई। डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कैपिटल वर्ड, राइट। तीसरा, आपके सिमिलर या प्रीवियस जो आपने एक्टिविटीज कर रखी है, क्या प्रोजेक्ट आपने काम कर रखे हैं पहले से, वो मायने रखते हैं। इसके अलावा आपके संस्था में कितने लोग हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, आपका संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स मेंबर्स स्ट्रेटजी है वो क्या है, कितने मेंबर्स हैं आपके पास, कितने वॉलंटियर्स हैं, उनका सिविल स्कोर क्या है। वहां पर आपके वॉलंटियर्स का सिविल स्कोर पूछने कोई नहीं आएगा। जो मेन कार्यकारिणी है, याद रखिएगा, मुख्य कार्यकारिणी का सिविल स्कोर, राइट। आपके साथ जो फंडिंग एजेंसी या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसके रिव्यूज क्या हैं। अगर आप महासंघ के पेज पर जाएंगे, आपको चाहे वहां पर 8 रिव्यूज मिले, चाहे 5 रिव्यूज मिले, लेकिन वो सारे सारे 5 स्टार रेटिंग है, राइट। तो ये मायने रखता है कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने अगर अपने नाम के साथ एफिलिएटेड विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन लगाया और गलती से कोई नेशनल एनजीओ फेडरेशन पर आ गया, या उसकी साइट पर आ गया, या उसके फेसबुक पेज पर आया, आपने लिखा है नहीं लिखा, मुझे क्या पता। आपने हो सकता है अपने प्रपोजल में अपना फेसबुक प्रोफाइल छिपा लिया हो सकता है आपने अपने प्रपोजल में अपनी वेबसाइट डाला, उचित ना समझा हो, लेकिन आपने अगर महासंघ का नाम यूज किया, तो महासंघ क्या है, अगर लोग उसके प्रोफाइल पर आए तो आपके लिए वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। वहां पर दिख रहा हो कि महासंघ के बारे में लोग अच्छी बातें लिखते हैं, गलत बातें लिखते हैं। अगर आपने गलती से अपना जो है यूट्यूब का चैनल, या देखिए हमने यूट्यूब का चैनल का लिंक नहीं डाला, लेकिन हमने क्या करा, हमने उससे संबंधित एक्टिविटीज बताने के लिए, या हमारी खबरें कहीं आई हुई है बताने के लिए, हम अपने एक्टिविटी प्रोफाइल में लिंक डाल देते हैं ना, कि हमारे इस दिन के काम की खबर इस लिंक पर प्रकाशित है। और कई बार क्या होता है, वो हमारा खुद का चैनल होता है, तो इनडायरेक्टली हमारा चैनल लिंक पहुंच गया ना वहां तक। अब आप वीडियो में क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, वो उसको पता है। आप देख रहे हैं महासंघ को, आप देख रहे हैं एनजीओ गुरु को, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। आप वहां पर गलत मूवीज देख रहे हैं, चैनल पर जाकर, वीडियोस में, यूट्यूब पर जाकर आप गलत तरीके की साइटें सर्च कर रहे हैं, तो ये इंप्रेशन कैसा डालेगा आपके प्रोफाइल पर, आपके बारे में, आपके जो व्यूअर है उसके ऊपर, तो वो आप समझ सकते हैं, राइट। चलिए जी, चार चीजें क्लियर हो गई, चार चीजें क्लियर हो गई। पांचवी चीज आती है प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब आप समझ गए कि अगर प्रपोजल में कोई कमी है, अगर आपने किसी बेहतरीन कंसल्टेंट से प्रपोजल लिखवाया और उसके बावजूद अगर वो पास नहीं हुआ, तो उसका कारण वो अकेला नहीं है, उसको दोष मत देना कभी भी। वो सिर्फ 20% का कारण है भैया, वो सिर्फ 20% का कारण है केवल, क्योंकि बाकी के 80% आपके एंड पर हैं। अगर आपका प्रपोजल पास नहीं होता है तो 80% कारण आपके अंदर है, ना कि प्रपोजल राइटर के अंदर कोई कमी है, और ना ही उस कंसल्टेंट के अंदर कमी है जिससे आप काम करवा रहे हैं। वो सिर्फ 20% का कारण हो सकता है, बाकी के 80% के लिए खुद आप एलिजिबल हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं आपके प्रपोजल की रिजेक्शन के लिए, क्योंकि वो आपका एनजीओ प्रोफाइल लिखने नहीं आया। आपका एनजीओ प्रोफाइल आपने किसी से लिखवाया हो, लेकिन जिससे लिखवाया उसने भी गलती लिखा, क्योंकि आपने जब काम ही 4 कर रखे तो 4 ही लिखेगा ना भैया, उनको 50 कैसे लिख सकता है। और अगर आपने 50 दिखा रखे और झूठी फोटो यूज कर रखी है गूगल से, तो यकीन मानिए वो सर्च करना बड़ा आसान होता है, राइट। क्लियर है? आपको शायद नहीं पता हो, ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनके बारे में आप किसी भी फोटो को दिखाकर उसके बारे में पूछ सकते हैं फोटो कहां है। आप मेरी फोटो लीजिए, मैं आपको टूल्स आने वाले सेशन, जैसे हमारी केसबुक सीरीज वापस स्टार्ट होगी, मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा। आपने मेरी फोटो डाली, मैं कहां कहां पर प्रेजेंट हूं, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखा देगा। अगर गलती से डोनर ने या जो फंडिंग एजेंसी है उसने वो टूल का यूज किया और आपने जो फोटो लगा रखी है अपने कैंपेन, अपने प्रोफाइल, एक्टिविटी प्रोफाइल के अंदर, उसने सर्च कर ली, पता लगे वो तो गूगल गूगल इंजन से आई हुई है, आपका तो कहीं ना फेसबुक प्रोफाइल आया, ना आपका फेसबुक अकाउंट आया, ना आपकी संस्था का कहीं नाम आया, तो फिर क्या होगा? समझ गए? उसे जरूरत तब पड़ेगी उस फोटो को सर्च करने की, जब उस फोटो के अंदर आप आपकी टी शर्ट में आपके किसी बैनर के साथ नहीं होंगे, राइट। सबसे बड़ी पहचान आपका टी शर्ट, आपका बैनर होता है जो बैकग्राउंड में दिखता है। फिर डोनर को जरूरत नहीं होती उस फोटो को सर्च करेगा, क्योंकि वो जेन्युइन फोटो है।
आप खड़े होंगे वहां पर अपनी टी शर्ट के अंदर अपनी प्रिंटेड ब्रांड नेम के साथ, दिख रहा है आपको मेरा ब्रांड नेम, है ना? मैं इसके साथ अवेलेबल हूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं माधव जनकल्याण फाउंडेशन चलाता हूं या माधव जनकल्याण फाउंडेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूं, राइट? है ना? मेरी अगर बैकएंड से फोटो ली गई है, मैं अगर कहीं भी अवेलेबल हूं किसी प्लेटफॉर्म पर और बैकएंड से मेरी फोटो ली गई है, तो मेरा ब्रांड नेम वहां दिख रहा है, राइट? तो आपकी फोटो किसी भी एंगल से ली गई हो, अगर आपका ब्रांड नेम आपने कर रखा, आपका बैनर पीछे लगा हुआ है, ठीक है? अब मैं यहां पर आपको मीटिंग दे रहा हूं, ठीक है, और मेरा यहां पर जो है मैंने अपना बैकग्राउंड ऑफ कर रखा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप किसकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी नए व्यूअर अगर गलती से मीटिंग में जुड़ जाएंगे, उनको जानने की आवश्यकता नहीं कि मीटिंग कौन दे रहा है या किस ब्रांड पर आप काम कर रहे हैं, राइट? तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पांचवा कारक आपका मैंने बता दिया कि आपका खुद का प्रपोजल होता है। तो प्रपोजल को हम सिर्फ कारण मांगे कि हम अच्छा प्रपोजल लिख नहीं पाए या सामने वाले व्यक्ति ने हमारा ढंग का प्रपोजल नहीं लिखा इसलिए हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, ये अवधारणा दिमाग से अब निकाल दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल कारण नहीं होता है। इन पांचों में से मैं अगर मेन की बात करूं कि सर पांचों में से सबसे मेन कौन सा हो सकता है, तो आप में से कौन से, देखिए पहले नंबर पे लिखा है आपने डॉक्यूमेंटेशन, दूसरे पे लिखा है कैपिटल वर्क, तीसरे पे लिखा है आपने सिमिलर प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज डन इन पास्ट, और चौथे पर लिखा है सोशल मीडिया प्रोफाइल हो गया आपका, आपके मेंबर्स हो गए, वॉलंटियर्स हो गए, सिविल स्कोर्स हो गए, और पांचवे पर लिखा है आपने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप किस चीज को मेन मानते हैं? 1 2 3 या 4 या 5 लिखकर मुझे एक बार चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आप किसको मेन मानते हैं? सबसे मेन कौन सा हो सकता है? अगर मैं इसमें से प्राइमरी की बात करूं, मेन फैक्टर की बात करूं, अगर हम कहें कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हो सकती है, तो आप किसको नंबर देना चाहेंगे? पहले को तो 1 लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कैपिटल वर्थ हमारी बहुत जरूरी होती है तो उसको 2 नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अगर आपको लगता है नहीं हमारी एक्टिविटीज मायने रखती है तो 3 नंबर लिख दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सर प्रपोजल ही मेन होता है तो 5 नंबर लिख दीजिए। जो भी आपको लगता है तो उसके हिसाब से मुझे चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए फटाफट कि आपको मेन फैक्टर क्या लगता है हमारा प्रपोजल रिजेक्ट होने का। व्हाट इज द मेन फैक्टर विच इज कॉज टू रिजेक्ट आवर प्रपोजल, आवर एप्लीकेशन, सॉरी। 3 लोगों का जवाब आया अभी तक? नंबर 3 एंड नंबर 5 4। जिस किसी ने भी नंबर 3 लिखा है वो राइट है, एब्सोल्युटली राइट। नंबर 3। क्यों और कैसे, उसके पीछे कारण समझाता हूं। नंबर 3 पर क्या है कि प्रीवियस एक्टिविटीज क्या कर रखी है आपने, पिछले प्रोजेक्ट आपने क्या कर रखे हैं, है ना? यही है ना नंबर 3 पर, राइट? अगर हमने पहले से कोई प्रोजेक्ट दिखा रखे, हमने प्रोजेक्ट कर रखे, दैट मींस कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सॉलिड होगा, तभी तो हमें प्रोजेक्ट मिला होगा ना। नंबर 3 पॉइंट अगर हमारा सही है, अगर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे, दैट मींस कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही था, तभी तो हमें प्रोजेक्ट मिले, राइट? एम आई राइट? अगर हमारा एक्टिविटी प्रोफाइल सही है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी या तो कैपिटल वर्थ भी अच्छी होगी, अगर नहीं भी है तो मेरी एक्टिविटीज के अंदर मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, ये मायने बहुत रखती है। मुझे उस प्रकार की एक्टिविटीज करनी आती है, मायने बहुत रखती है। ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई काम करना आता है ना, देखिए मुझे आपको सिखाना आता है, क्या किसी की हिम्मत है मुझसे पूछ सके मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कर रखा है कि नहीं कर रखा? मैं आपको क्लियरली कहता हूं, मैंने आज तक बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू नहीं करा, मैंने एमबीए कर रखा केवल। मुझे सोशल सेक्टर का से नहीं पता, लेकिन अगर मुझे अच्छा सिखाना आता है दैट मीन्स कि कोई मुझे डिग्री नहीं मांगेगा। तो यहां पर भी वही बात लागू होती है। अगर आपने काम अच्छे कर रखे, एक्टिविटीज आपकी सॉलिड्स हैं, तो आपकी कैपिटल वर्थ क्या है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है। तो ये सेकंड पॉइंट भी नल एंड बॉन्ड हो गया आपके सामने, हो गया ना? आपने उस काम को कर रखा, आपने एक्टिविटीज या प्रोग्राम कर रखे हैं, तो आपकी टीम मेंबर्स, आपके वॉलेंटियर्स क्या है, कैसे है, शायद एक बार को फंडिंग एजेंसी उसको भी इग्नोर कर देगी। पहली बात तो वॉलेंटियर्स की बात करते हैं, आपके पास इतने वॉलेंटियर होंगे तभी तो आप वो प्रोग्राम कंडक्ट कर पाए ना।
इसकी संभावना वहां खत्म हो जाती है कि वॉलंटियर जो रीडर है वहां पर ध्यान दे। और आपने अगर पहले से प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज कर रखी है, यानी कि अगर आपको पहले से कहीं से लोन मिला हुआ है, तो सामने वाला सोच नहीं सकता आपका सिविल स्कोर खराब होगा अगर आपका कोई एग्जीस्टिंग लोन चल रहा है तो, है ना। वही चीज यहां भी लागू होती है। अगर आप पहले से प्रोजेक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो वहां पर यह चीज लागू होती है, भाई आपका प्रोफाइल अच्छा है तभी तो किसी और ने आपको प्रोजेक्ट दिया है। तो ये सारी चीजें सामने वाला इग्नोर कर देता है। और पांचवी बात आपने जो लिखी, पॉइंट नंबर 5, काफी लोगों ने लिखा प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल। 3 लोगों ने लगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल मेन होता है। अरे भाई साहब, अगर आपके पास पहले से प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आपके प्रोफाइल में दिख रहा है कि आप इतने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, दैट मीन्स कि आपकी प्रपोजल राइटिंग जो है बड़ी सॉलिड होगी, तभी आपको प्रोजेक्ट मिले होंगे, राइट। तो जो बीच का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, that is the main point whether your project application lies to be reject or to be accepted। ये जो तीसरा कारण है बहुत मेन कारण है। यहां से पता लगता है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में आ जाइए और क्लियर लिख दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ कुछ फंडिंग एजेंसी का डाटा शेयर कर सकता हूं। हो सकता है मैं आपके साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करूं जहां से आपके जो प्रपोजल आपने लिखे हैं वो जो है पास होने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन माफी चाहूंगा, अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम इस क्लास को ना कल मॉर्निंग में 11 o'clock करें तो कैसा रहेगा? कल संडे है, कल संडे है ना शायद? यस, कल संडे है, पूरा दिन फ्री हैं आप। तो कल हम मॉर्निंग में इस क्लास को अटेंड करेंगे। जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको हम कल मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। समय बहुत कम है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत लंबा सेशन है वो। तो इसके लिए मैं अब इस सेशन को यहां पर एंड कर रहा हूं। और मैं आज के हमारे साथ को होस्ट अवेलेबल हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय प्रदीप सर की, और मैं मूव करना चाहूंगा। सर, आज की क्लासेस कैसी रही? थोड़ा सा आप इस बात पर प्रकाश डालिएगा। आई थिंक सो हम शायद 1.5 घंटे से ज्यादा ही क्लास ले चुके हैं। हाँ सर, धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज अभी सर ने लास्ट में जाते जाते एक बहुत अच्छी बात कर दी कि जो कुछ आपकी उसमें रह गए हैं, कुछ पॉइंट जो रह गए हैं, उनको कल दोबारा क्लास देने के लिए। तो साथियों, सर ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब करा। और जिसमें जो लास्ट के जो 5 पॉइंट्स बताए आपको, जो कि एक फंडिंग एजेंसी के लिए मेन वो रहता है कि उनकी बेसिक, अगर आपके ये 5 चीजें क्लियर हैं तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। इसमें जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे सर ने अभी इसको डिस्क्राइब करा कि जो कई लोग नए हैं, उसमें चिंता ना करें। आपको छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसमें आपको छोटी ग्रांट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कम है, वो बैलेंस शीट कम है, तब भी चिंता ना करें कि जी हमें बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे। आप लगे रहिए, महासंघ के साथ जुड़े रहिए। आपको बीच बीच में जो ग्रांट्स निकलती हैं जरूर आपको बताया जाएगा। आप उनको, आपसे आवेदन करवाए जाएंगे, आप उनको अप्लाई करिए और उसमें सफलता हासिल कीजिए। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आवेदन वो करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स के एप्लीकेशनों को वहाँ अप्लाई करें। जब भी जैसे जहाँ आप स्टेट में, जिस आपके स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ ग्रांट्स प्रपोजल हर 2-3 महीने में निकलते रहते हैं। देखिए, क्योंकि वो अखबार में आते नहीं है, क्योंकि आपके लोकल वहां से होते हैं। तो एक बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जो ऑफिस है वहां से जरा थोड़ा कनेक्ट रहें। वहाँ कई तरह की ग्रांट्स आती हैं, बीडीओ ऑफिस में कई तरह की ग्रांट्स आती हैं जो कि एनजीओ के लिए होती हैं। अब उनको पता नहीं होता कि भाई आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप वहां से अटैचमेंट रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि समय काफी हो गया है, मैं क्योंकि कल फिर मिलेंगे। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट राइटर बने। ओवर टू यादव जी सर। तो समय ज्यादा थैंक हो यू गया। सर, बहुत बहुत समय दिया सर आपने, और बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर, कुछ लोगों ने टाइमिंग चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की है। लेकिन सर देखिए, आपके समय के हिसाब से मेंटर सुटेबल है या नहीं है वो भी देखा जाता है ना। हम जिस समय सीखने के लिए अवेलेबल हो उस समय सिखाने वाला अवेलेबल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी। कोशिश कीजिए समय से आप क्लास को अटेंड कीजिएगा। और कल का सेशन रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, क्योंकि कल मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जहां से आप पेड प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आज आपने पे किया, प्रोजेक्ट आपके पास,
110% गारंटी और मेरे रिटर्न एग्रीमेंट के साथ। आप चाहे तो मुझसे स्टैम्प पेपर लिखवा लीजिएगा कि सर ये पेड़ वाले प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। वो छोटी छोटी ग्रांट्स हैं, छोटी छोटी ग्रांट्स हैं केवल, लेकिन वो किस लिए है? वो ग्रांट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ग्रांट नहीं है। वो सिर्फ आपके प्रोफाइल को मजबूत करने की एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने प्रोफाइल के अंदर लिख सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूं या कर रहा हूं। ये लिखने की मैं आपको ट्रिक दूंगा कल। जिसने भी आज तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाया है, जिसके पास भी लिखने के लिए नहीं है कि मैंने आज तक एक 500 रुपए के प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैं उनके लिए कल एक ट्रिक शेयर करूंगा जहां से आप लिख सकते हैं कि मेरे पास 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का ग्रांट या हम प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। ऐसी ट्रिक मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तो कल मिलते हैं। कल मैं आपके साथ 2 चीज शेयर करने वाला हूं। एक ऐसी ट्रिक जहां से आप अपने प्रोफाइल में एक नाम, एक वजन बढ़ा सकते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। और दूसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने प्रपोजल की श्योरिटी के साथ पासिंग के लिए इंश्योर हो सकते हैं अप टू 90%। लेकिन वो 90% कब है? जब आपकी 5 चीजें मजबूत है। मैंने आपको बताया ना कि प्रपोजल सिर्फ एक कारण है 20% का, है ना। आपकी 5 चीज मजबूत है तो वहां से प्रपोजल आपका जरूर पास हो जाएगा। वो मैं आपको प्लेटफॉर्म देने वाला हूं। तो कल मिलते हैं। मैं लिंक 1 घंटा पहले ही आपको मीटिंग आपके ग्रुप के अंदर दे दूंगा आपको। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट। गुड नाइट जी।